चलिए डालिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह यानी मैट्रिक्स, जिसमें लिखेंगे कोष्ठक के अंदर संख्याओं की आयतीय मतलब आयत, कोष्ठक के अंदर संख्याओं की आयतीय व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। कोष्ठक के अंदर संख्याओं की आयतीय व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। जैसे समझो क्या है आव्यूह। आव्यूह यह है कि जैसे हमारे पास कोई सारणी बनी हुई है, कोई डाटा है हमारे पास, ठीक है ना। यहां पर लिख सकते हैं क्लास, समझ गए, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट बच्चे और एब्सेंट बच्चे। तो अगर हम क्लास 9th की बात करें और उसमें प्रेजेंट बच्चे कितने हैं, 5, समझ गए। एब्सेंट बच्चे कितने हैं, 2। ऐसे ही 10th की बात करी जाए, प्रेजेंट बच्चे कितने हैं, 4, एब्सेंट कितने हैं, 1। 11th की बात करें 7। कोई भी डाटा हो सकता है, और मान लीजिए यहीं तक इतनी सारणी बनी हुई है। तो ये एक सारणी है, संख्याएं रखी हुई हैं। इन्हीं संख्याओं को जब हम कोष्ठक में कर देते हैं, इस तरीके से कर दिया, कोष्ठक में कर दिया, तो संख्याओं की एक व्यवस्था हो गई। संख्याएं एक निर्धारित स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये जो निर्धारित स्थान पर संख्याएं बैठी हुई हैं, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो जैसे करके लिख लीजिए। तेज लिखना फटाफट। लिख गया? डालिए आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा। mn संख्याओं के एक निकाय, mn संख्याओं के एक निकाय यानी ब्रैकेट में सिस्टम, निकाय यानी सिस्टम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं।
अब यहां जैसे की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है जैसे क्या होता है। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहां पर यह देखना है कि आव्यूह का क्रम या कोटि, अभी हमने एक शब्द लिखा था क्रम और कोटि, ये होते क्या हैं? क्रम और कोटि ये होते क्या हैं? चलिए डालिए हेडिंग, स्टार होना की अगली हेडिंग डालिए, आव्यूह का क्रम ब्रैकेट में कोटि। क्रम को ही कोटि कहते हैं। हो गया? जिसमें लिखिए यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों हैं, यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे, अब जैसे समझो, यहां पर एक हमारे पास आव्यूह कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ A B C D E F और G H और I। ठीक है? अब यहां पर अगर हम पंक्तियों की गिनती करें कि पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने हैं, तो पंक्तियों को बोलते हैं ये है हमारी पंक्ति। पंक्ति यानी इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं, तो ये R1 हो जाएगी, पहली रो। क्लियर है? फिर पंक्ति तो ये भी है, लेकिन ये दूसरी पंक्ति है जिसको हम रो 2 बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा R2। ये तीसरी पंक्ति है जिसको हम R3 बोल सकते हैं। क्या अब किसी भी आव्यूह में अगर आपसे पंक्तियां पूछी जाए तो बता पाओगे कितनी हैं? तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम स्तंभ की बात करें तो, अगर हम स्तंभ की बात करें तो ये पहला स्तंभ है जिसको हम कॉलम बोलते हैं, C1, जिसको हम कॉलम यानी C1 बोलेंगे। ये दूसरा स्तंभ है C2, और ये तीसरा स्तंभ है जिसको हम क्या बोलेंगे? C3। तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? सबको क्लियर है? तो ये हो गई पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ काउंट कर लोगे। अब इसकी कोटि बतानी है। कोटि क्या होती है? जितनी पंक्तियां हैं वो लिख दो, और गुणे लगाकर जितने स्तंभ हैं वो लिख दो। पहले पंक्ति लिखी जाएगी, बाद में स्तंभ लिखे जाएंगे। तो पंक्तियां कितनी हैं? 3। तो यहां पर 3 लिख दीजिए, गुणा लगा दीजिए, और स्तंभ कितने हैं? 3। तो ये जो 3 गुणे 3 लिखा है, इसी को बोलते हैं कोटि। क्या ऐसा कोई जिसको कोटि समझ में ना आया हो, जिसका दूसरा नाम क्रम भी है? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? आ गया? बना लीजिए जैसे। हाथ तेज चलाओ थोड़ा। लग गया? चलिए
अगली हेडिंग पड़ेगी आव्यूह के तत्व। आव्यूह के तत्व हो गया, लिख लीजिए A11 A12 A11 A12 A13 डैश 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 AMN को आव्यूह का तत्व कहते हैं। आव्यूह का तत्व कहते हैं। इसमें AIJ को, इसमें AIJ को इसका व्यापक तत्व कहते हैं। इसमें AIJ को इसका व्यापक तत्व कहते हैं। जहां I क्या है? पंक्ति, और J क्या है? स्तंभ। हो गया? डालिए जैसे, और जैसे को समझें। जैसे ये आव्यूह हमारे पास है ए और ए, ये लिख दिया, लेकिन ये तो सारे ए बना दिए। तो यहां पर ये जो तत्व है ना, ये वाला तत्व, इस तत्व की क्या कंडीशन है और किस पोजीशन पर बैठा है, ये हमको कौन बता देगा? वो हमको बता देगा। अगर हमने लिख दिया A11, क्या लिख दिया? A11 अगर हमने लिख दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया, इसका ये मतलब है कि भैया पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है, और स्तंभ भी पहला ही है। नहीं समझ पाए? इस तत्व के साथ क्या लिखा जाएगा? A12। इसका क्या मतलब है? पंक्ति तो पहली है, लेकिन स्तंभ कौन सा है? दूसरा, क्योंकि इसका व्यापक रूप होता है AIJ। जहां I क्या व्यक्त करता है? I पहले वाला I क्या व्यक्त करता है? पंक्ति को व्यक्त करता है। और J किसे व्यक्त करता है? स्तंभ को J व्यक्त करता है। तो जो पहले लिखा हुआ है वो हमारी पंक्ति है, जो बाद में लिखा हुआ है वो हमारा स्तंभ है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? फिर अगर इस तत्व का पोजीशन पूछे तो पंक्ति तो दूसरी है, पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, लेकिन स्तंभ कौन सा है? पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या आई बात समझ में? फिर इसका क्या नंबर बनेगा? A22, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गई? बना लीजिए। A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार आगे भी। हाँ, तेज लिखो थोड़ा। क्या आव्यूह के तत्व समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आव्यूह का निरूपण। आव्यूह को दर्शाते कैसे कैसे हैं? आव्यूह का निरूपण लिखिए। आव्यूह को प्रायः
आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा उनके तत्वों को उनके संगत छोटे अक्षरों से अनुलग्नक के साथ निम्नांकित किसी भी प्रकार से कोष्ठक में लिखकर निरूपित करते हैं। छोटे अक्षरों से अनुलग्नक के साथ निम्नांकित किसी भी प्रकार से कोष्ठक में लिखकर निरूपित करते हैं। लिखकर निरूपित करते हैं। लिख गया? जैसे ये लिखिए नीचे, A11, A12, A21, A22। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। आव्यूह का नाम जब दिया जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से, और जब उनमें तत्व लिखे जाएंगे तो उसके संगत छोटे अक्षर, और उसमें अनुलग्नक लगा देते हैं उनके पोजीशन बताकर। यहां तक तो किसी को अभी कोई समस्या नहीं हुई होगी? हुई समस्या? बिल्कुल क्लियर है सभी चीजें? ठीक है, आगे बढ़े। दिख गया ना? आव्यूह को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल सबसे फेमस यही है, इसी का प्रयोग होता है, किताबों में भी ऐसे ही होता है। लेकिन ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये हम नहीं बनाएंगे कतई भी, क्योंकि 2 डंडे इधर बनाओ फिर 2 डंडे उधर बनाओ। ये बना सकते हो लेकिन हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? पेपर में देखे रहना, कुछ भी बनाकर दे सकते हैं वो। तो अब भैया हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आव्यूह के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। यानी आव्यूह कैसे कैसे हो सकते हैं वो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट पड़ेगा क्षैतिज आव्यूह। क्या पड़ेगा? क्षैतिज आव्यूह। इसमें लिखिए, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह बना रहे हैं, तुम हमको बताओ क्या तुमको ये क्षैतिज दिख रहा है? फिजिक्स में क्षैतिज तो पढ़े होगे ना? ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर। तो ये क्षैतिज की बात कर रहे हैं, क्या तुमको ये नहीं लग रहा कि ये क्षैतिज है? देखो बताओ ये क्षैतिज है कि नहीं है? देखने से भी फील हो रहा है, लेकिन परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पंक्तियां कैसी हैं? पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ कितने हैं? 3 हैं।
क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है? नहीं कम है। पंक्ति कितनी है? 2 और स्तंभ कितने हैं? तो क्या याहो ना बता पियो इंटर में पहुंच कर कि पंक्ति कम है कि स्तंभ कम है? लगता अभी बुखार है वो तुम्हारे पिकाचू। हाँ है बुखार, अभी थर्मामीटर लगाएंगे। तो ये हमारा कैसा अवयव है? क्षैतिज अवयव। लिख लीजिए। नीचे लिख दीजिए पंक्ति कम है स्तंभ से। पंक्ति कम है स्तंभ से। स्तंभ 3 है, पंक्ति 2 है। बताओ क्या सबको क्षैतिज अवयव समझ में आ गया? चलते हैं दूसरा प्रकार। ये तो पहला ही पार्ट समझ गए थे कि जब पहला क्षैतिज है तो दूसरा ऊर्ध्वाधर होने वाला है। तो दूसरा प्रकार हमारे पास बन गया ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या ऊर्ध्वाधर ना लिख पा रहे हो? नहीं सर, उसमें लिखा है क्षैतिज अवयव। उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव। तो लिखिए जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। हो गया? चलिए देखिए, जैसे जैसे A B C D E F, क्या तुमको नहीं लग रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर अवयव है? क्योंकि यहाँ पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और स्तंभों की संख्या 2 है। समझ गए? तो इसलिए एक ऐसा अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव है। तो यहाँ लिख सकते हो कि पंक्ति ज़्यादा हैं स्तंभ से। पंक्ति ज़्यादा हैं स्तंभ से, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर अवयव है। इन 2 पार्टों में कोई समस्या अवयवों के प्रकार में? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चन हमको मिलेंगे बढ़िया, बाकी तो सब कुछ आसान है। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव तो जानते हो, वर्ग की परिभाषा अगर जानते हो तो वर्ग अवयव जान गए। वर्ग की परिभाषा तो कक्षा 1 में ही सीख गए हो गए, है ना? इतने तो काबिल ही हो। क्या पिकाचू? इनसे कह रहे हैं। हाँ, तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुमसे क्यों कहेंगे? हाँ? पढ़े नहीं थे? लिखो अच्छा वर्ग अवयव। हाँ, टपके हो गए। जिस अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। वर्ग अवयव जिस अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे जैसे A B C D ये वर्ग अवयव है। A B C D E F G H
आई, ये वर्ग अवयव है। बना लीजिए, बना लीजिए। बनाया? अच्छा, इस वर्ग अवयव की अगर कोटि की बात करी जाए तो क्या कहोगे? 2 क्रॉस 2। इसकी बात करोगे तो 3 क्रॉस 3। लेकिन हम इसको 2 कोटि का वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 कोटि का वर्ग अवयव। अब तुम कहोगे 2 कोटि क्यों कह रहे हो? 2 गुणे 2 कहो ना, लेकिन वर्ग अवयव है ना। क्या है? वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में अगर तुमने केवल एक ही भुजा बताई तो दूसरी भुजा तो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगी। जैसे तुमने कहा 2 कोटि का वर्ग अवयव, 2 कोटि का वर्ग अवयव, तो समझ गए, वर्ग लगा दिया ना। तो अगर पंक्ति 2 है तो स्तंभ भी 2 ही होंगे। 3 कोटि का वर्ग अवयव, तो पंक्ति अगर 3 है तो स्तंभ भी 3 होंगे। लेकिन जो आयताकार होते हैं, जहां लंबाई और चौड़ाई कम ज्यादा होती है, वहां पर आप ये नहीं कह सकते। जैसे पिछले में चलें, अगर हम लोग पिछले में चलें तो जैसे ये है, इसकी कोटि क्या है? पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ कितने हैं? 2। अब इसे ये मत कह देना कि 3 कोटि का आयतावयव। 3 कोटि कैसे कह दोगे? क्या पता चौड़ाई कितनी है, क्या पता लंबाई कितनी है? नहीं समझे? तो यहां पर दोनों चीजों को व्यक्त करोगे, 3 गुणे 2। लेकिन यहां वर्ग अवयव में जो 2 क्रॉस 2 का है, 2 गुणे 2 का है, उसको केवल 2 का वर्ग अवयव बोल सकते हो, 2 कोटि का वर्ग अवयव। और जो 3 गुणे 3 है वो 3 कोटि का वर्ग अवयव। लेकिन वर्ग लगाना जरूरी है। आई बात समझ में? बना लीजिए, ये जैसे लिख लीजिए। हो गया? चलिए, अगला पार्ट है पंक्ति अवयव। कहाँ पे काचू का ले आए? उमर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आंखों से सही दिख रहा है? और एनिवर्सरी बनाओ, बर्थडे लायक ना रही हो तुम, एनिवर्सरी बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं फर्जी में मम्मी बता दो कि आके प्रॉब्लम है, एक काला चश्मा ले आओ। नहीं सर, हाँ, है प्रॉब्लम। किसी ने कह दिया हो कि काले चश्मे में थोड़ा सा कहेगा कौन? ये तो तुम बताओ कहीं ना कहीं। दिन तुम्हारे अच्छे बनवा देंगे, क्या है ज्यादा। लिखो अच्छा, बहुत होशियार हो, अकेले नहीं पागल हो तुम। चौथा है पंक्ति अवयव। तो लिखिए जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। लिख गया? अब जैसे समझना, अब तुम्हारे मन में तुरंत एक बात आएगी, सर जी पंक्ति तो एक हो, स्तंभ कितने हो, ये बताओ। पंक्ति तो एक हो, प्रश्न में परिभाषा कह रहा है जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। लेकिन स्तंभ कितने हो? जय मन हो तय स्तंभ बना लो, लेकिन पंक्ति केवल एक होनी चाहिए। अर्थात ए बी ये एक पंक्ति अवयव है। इसमें पंक्ति कितनी है? एक। स्तंभ कितने हैं? 2। होने दो स्तंभ 2। पंक्ति कितनी है? 1। इसलिए पंक्ति अवयव है। फिर क्या ये भी पंक्ति अवयव है? ए बी सी। अरे जब पंक्ति एक है तो पंक्ति अवयव, स्तंभ कितने भी हों। फिर क्या ये भी पंक्ति अवयव है? ए बी सी डी। हाँ, ये भी पंक्ति अवयव है। स्तंभ कितने भी हों तो यहां ब्रैकेट लगाकर लिख सकते हो स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हो सकती है।
नहीं समझ में आया। मक्खी पढ़ाने आई है। ये वही वाली मक्खी तो नहीं, कंप्यूटर वाली जो रोबोट वाली मक्खी, मक्खी पिक्चर वाली। ठीक रो, यहाँ बैठी, यहाँ ना बैठी, क्लियर आल पर सब साफ हो जातो। काला चश्मा। हाँ गाना गा दी वो और का। यह बचो मत तेरे काम, यह एक काम बचो है, बाकी तो सब हो गया। अब गाना ही बचा है, गाना गाएंगे, है ना। कल को तुम कहोगे कि सर जी नाचो, तो हम नाचने लगेंगे। तो ये तो पता ही चल गया था जब हम लोगों ने पंक्ति आव्यूह लिखा था, तभी समझ में आ गया था कि अगला क्या हेडिंग बनने वाली थी, स्तंभ आव्यूह। देख के बताए रहे हो, मैं अच्छे से हमको तुम देख रहे हो। अरे यार नजरें तुम्हारी वहां जा रही हैं। चल जब देख, मैं भी तुम्हारा रेटिना फोड़ रही वो। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह तो लिखिए, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति कितनी भी हो सकती है, जैसे जैसे ये देखो, छाप छोड़ गए अपने कि हम भी आए थे, हलंद लगाए गए। हाँ, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो ना, स्तंभ केवल एक होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, अर्थात ए और बी। अच्छा फिर ए बी सी, हाँ कतई। अच्छा फिर ए बी सी डी, हाँ 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 भाई कतई। ये सब स्तंभ आव्यूह हैं, क्योंकि स्तंभ आव्यूह में स्तंभ तो एक होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। चलो बताओ फिर तुम इसकी कोटि बता दो कितनी है, कोई बोलेगा नहीं। हाँ और क्या हमारी एक कोटि, हाँ कोटि बतानी है, कोटि। कोटि बताने का क्या रास्ता, क्या तरीका बताया गया था। तो पंक्ति कितनी दिख रही तुम्हें पहले वाले में? यहाँ एक पंक्ति दिख रही, दो पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? दूसरे की पंक्ति बताओ कितनी है? तीन गुणे एक। तो इतना तुम बताने में इतना तुम घबरा रहे हो? रोड पे ट्रक गिना करते हो खड़े होकर, तब नहीं कुछ तुमको समस्या होती है। लिख लो, ठीक है इतना ही रखो अभी, बाकी कल पढ़ेंगे ना। किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है आज इतना ही, बहुत सिंपल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा 3 के मुकाबले चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कठिन है। 3 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हाई है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। समझ गए? तो बिल्कुल बस केवल एक ही चीज है कि रेगुलरिटी, अगर आपकी रेगुलरिटी रहेगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट नहीं है? ठीक, आज इतना ही, बाकी कल आए। आज यार लाइव क्लास नहीं।